मरीज की पर्ची पर लिखा चर्च जाओ, इलाज कराने पहुंची थी बुजुर्ग महिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सारंगढ़ बिलाईगढ़ की करेंगे, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर का कारनामा देखने को मिला है। डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर लिखा है कि चर्च जाओ। बुजुर्ग मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी। मामला तूल पकड़ने के बाद डॉक्टर ने अपनी गलती मानी। मैंने गलती से पर्ची में लिखा कि चर्च जाओ, ये डॉक्टर का कहना है। कुछ नहीं, मत एक बार आना ऐसे बोला था बैठ। और क्या चीज के लिए आना? क्या करेंगे वहाँ जाके? वहाँ कुछ जैसे दूसरे जगह वो फूक झाड़ ये सुई बस लाना पड़े बाहर। ये इसका कोई भी उपचार नहीं हुआ है? नहीं, लिख के दिए थे? लिख के दिया। चर्च कैसे लिख दिए आप? अरे ये बोली इसमें लिख दे रहा कहाँ एक दिन जाना है करके। हाँ, तो मैं बोला एक दिन आना यहीं पर, उसमें क्या है? मतलब आप बोले ना आना करके। हाँ, आप बोले ना ये चर्च बुलाए हैं, ठीक है, आप चर्च बुलाए हैं। अब मैं धर्मांतरण के लिए बोला ही नहीं हूँ। तो क्यों लिखे हैं चर्च भाई? अरे आप मंदिर भी लिख देते हैं, बैगा भी लिख देते हैं, चर्च ही क्यों लिखे आप? आपका शुभ नाम? संतोष टंडन। संतोष टंडन। हाँ। यहीं के निवासी है ना? हाँ, यहीं। आपका पद बताइए। मेरा तो आर्य में है। आर्य में है? हाँ। ठीक। अब मैं धर्मांतरण वाला बात ही नहीं बोला। आप चर्च लिखे है ना? हाँ, ये तो लिखा हूँ मैं चर्च। आप लिखे है ना भड़गांव हाँ, चर्च? राइटिंग तो मैं बोल रहा हूँ जब मैं इसको ये बोला हूँ कि वहाँ क्या बोले हो? हाँ? क्या बोले हो? एक बार जाके देखना वहाँ पर करके। आप नौकरी किसका कर रहे हो? चर्च का कर रहे हो कि हॉस्पिटल का कर रहे हो? मैं हॉस्पिटल के कर रहा तो हूँ। ये लिख के क्यों दिए हो आप? मैं वहाँ डॉक्टर है, इसके पास जाना करके लिख के दे रहा था। यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? है ना? तो वहाँ लिख के क्यों दिए हो आप? अरे मैं इसलिए बोला, वो बोली मैं बैठ ही नहीं। आप धर्म का धंधा कर रहे हैं कि नहीं, अस्पताल का धंधा कर रहे हैं? धर्म वाला नहीं। तो फिर धर्म वाला आप एक हिंदू धर्म की महिला को, इसको मैं ना तो रोज इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। ये देखिए ये क्या लिख के दिए हैं। एक वृद्ध महिला लगातार 3 से 4 बार यहाँ पे इलाज के लिए आ रही है और यहाँ पे पदस्थ व्यक्ति ये लिख के दे रहे हैं भड़गांव चर्च रविवार। ये कहाँ तक उचित है? राइट? तो यहाँ आ रहे हैं अस्पताल, ये रही से ये लिख के दे। क्यों जी? आप क्यों लिख के दिए ये? अरे ये मेरे पास हमेशा आती है। ठीक है, तकलीफ बताई तो आप यहाँ पे कौन से पद पर पदस्थ हैं? मैं तो आर्य में हूँ। आर्य में है? यहीं के कर्मचारी हैं? हाँ, यही कि यहाँ के कर्मचारी हैं आप? नहीं, मैं यहाँ तो आज दोपहर में हमारे मोहल्ले की निवासी एक महिला हमारे पास आई। उन्हें पर्ची दिखाया, डॉक्टरी पर्ची, सरकारी अस्पताल की पर्ची दिखाई, जिसमें एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा पर्ची पे लिखा गया था रविवार चर्च, भड़गांव चर्च। मैंने इस विषय पर जानकारी लेने के लिए अस्पताल गया और वहाँ पर जाकर उस कर्मचारी से संपर्क किया, उससे पूछा कि ये क्या है। तो उसने बताया कि मैंने व्यक्तिगत रूप से यह लिखा है कि भाई इनका इलाज यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ये वहाँ जाके संपर्क कर ले। कहाँ जाकर? भड़गांव चर्च में रविवार को, यहाँ उनका बेहतर इलाज हो जाएगा। जैसे हिंदू धर्म में झाड़ फूक होता है, वैसे वहाँ भी झाड़ फूक होता है और वो वहाँ पे झाड़ फूक करा के अपना इलाज संभव करा सकते हैं, ऐसा उसने कहा। चर्च से जाने वाली बात को कहाँ तक सही है? ये तो मैं किसी धर्म मैं वो नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं चर्च वर्च जाने के लिए मैं नहीं कहा हूँ। जैसे मंदिर और कहीं इधर उधर जाते हैं तो इस प्रकार में भी एक मेरे मर्द में आए लोग जाते थे कि ठीक होते हैं ऐसे करके, तो मैं भी एक वर्ड बोल देता हूँ, मेरे पर्ची में लिख दो, बोले कहाँ जाना है करके। तब बस उसी कारण मैं लिख दिया एकदम। मैं कुछ बात ही नहीं हुई इस टॉपिक में, धर्म के मामले में। तो ये तस्वीरें आपने देखी, बिलाईगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर डॉक्टर का कारनामा देखने को मिला है। पर्ची पर लिखा है कि चर्च जाओ। आखिर ये पूरा मामला क्या है समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, चर्च जाने के बाद डॉक्टर लिख के दे रहे हैं। अभी तो गली मोहल्ले में धर्मांतरण की तस्वीर देखने को मिल रही थी और ये इस पर गरमाया हुआ था ये मुद्दा कहीं ना कहीं पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ में एक और तस्वीर देखने को मिली है जहां पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चर्च जाइए। जी बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि धर्मांतरण का मुद्दा अब तो छाया हुआ था, लेकिन अब गली गली में भी धर्मांतरण का मुद्दा छाने लगा है। देखिए ये पूरा मामला है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ नए जिले का है, जहां पर भाटापारा प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर हैं वो जब 80 वर्ष से बुजुर्ग जो पीड़ित महिला होती है वो जब डॉक्टर के पास कल बीती शाम पहुँचते हैं तो फिर डॉक्टर पर्ची में लिख कर देता है कि यहाँ आप मत आइए, बल्कि रविवार को आप चर्च चले जाइए। वहाँ चर्च जाने के बाद आपकी जो बीमारी है, आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। हालांकि जो बुजुर्ग महिला है वो बेचारी उसके कहने के बावजूद वो चली जाती है। तभी अचानक से गली में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो धीरज सिंह ठाकुर उनसे मुलाकात होती है तो उनको ये बात बताती है कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा। तब उन्होंने मामला उठाया कि आखिर
डॉक्टर को ये अधिकार किसने दिया कि हक किसने दिया? अगर डॉक्टर को भगवान समझते हैं अभी के समय में, वर्तमान समय में, क्योंकि डॉक्टर ही है जो इंसान की जान बचा सकता है। और ऐसे में अगर डॉक्टर ही कहे कि आप चर्च जाइए तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है? क्या चर्च जाने में ही लोगों की समस्या ठीक हो सकती है? ये सवाल हम नहीं बल्कि जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर को इलाज नहीं करना था तो अगर उनको भेजना था तो फिर डॉक्टर का नाम लिख देते या फिर किसी और का अन्य का नाम वहाँ पर लिख के भेज देते कि हमारे से यहाँ इलाज संभव नहीं है तो आप दूसरे के पास चले जाइए। आखिर डॉक्टर ने क्यों लिखा कि चर्च आप चले जाइए? हालांकि इस पूरे मामले के बाद ऋतु डॉक्टर ने अपनी जो गलती है स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर कहते हैं कि मंदिर जाइए, चर्च जाइए, तो मैंने भी वहाँ पे लिख दिया है कि चर्च जाइए, वहाँ पर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे करके डॉक्टर ने इस पर स्वीकार किया। हालांकि इस पूरे मामले पर जब हमने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से इसी बात की तो उन्होंने नजरअंदाज करते हुए ये भी कहा है कि डॉक्टर नहीं बल्कि आप बीएमओ से पूछे, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बीएमओ ने अभी फोन उठाने से भी इसको लेकर इनकार कर दिया है। हालांकि जो पूरा मामला है वो धर्मांतरण भी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब डॉक्टर ही अब चर्च भेजने की मरीज को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा ऋतु, ये सोचने वाली बात है। वाकई जो महिला पहुंची इलाज कराने के लिए और इलाज कराने की बजाय उसे कहा जा रहा है, उसे पर्ची में लिख के दिया जा रहा है बुजुर्ग महिला को कि आप चर्च जाइए, तो यहाँ पर यह सवाल उठना तो लाजमी है कि डॉक्टर किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? अपने अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं मरीजों के लिए या चर्च की ड्यूटी कर रहे हैं? आखिर योगेश भी ये भी जानना चाहूंगी कि जिम्मेदार इससे बच क्यों रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल रोहितू, आपने सही कहा कि डॉक्टर को इलाज करना चाहिए क्योंकि वे नौकरी किस पर कर रहे हैं? लोगों की सहायता के लिए, लोग पीड़ितों की मदद करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ही ऐसा करने लगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? इस पे जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हमने संपर्क करने की कोशिश की है तो उन्होंने अपना जवाब देते गया कि हमने नोटिस दे दिया है, जबकि अभी तक डॉक्टर को किसी भी तरह का किसी भी प्रकार के इस मामले पर नोटिस नहीं दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर ने भी अपनी गलती स्वीकार की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हॉस्पिटल में जाने वाले लोग क्या समझेंगे? क्योंकि कल बीती शाम जब 80 वर्षीय पीड़ित महिला जब वहां पहुंचती है तो डॉक्टर द्वारा उन्हें पर्ची पर लिखा जाता है, जबकि ऋतु आपने देखा होगा पर्ची में स्पष्ट लिखा गया है कि रविवार को आप चर्च पहुंचे। और अगर महिला वहां पहुंचने की कोशिश भी कर रही थी तो उसे लोगों द्वारा समझाया गया, अगर नहीं समझाया जाता तो महिला वहां पहुंच भी जाती। डॉक्टर ने हालांकि इस पूरी गलती अपनी स्वीकार की है, लिहाजा अब देखना ये होगा कि आखिर डॉक्टर ने अपनी गलती योगेश स्वीकार की आप कह रहे हैं, पर स्वीकार करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा ना। यहाँ पर पता नहीं कितने सारे लोगों को इसी तरह इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा, पर्चे में लिख कर दिया होगा या बोला होगा कि आप यहाँ पर जाइए आप ठीक हो जाएंगे, और ऐसे ही पता नहीं कितनी तादाद होगी जो लोग वहां पर जाना शुरू भी हुए होंगे। जी बिल्कुल ऋतु, आपको बता दूं कि इसके बाद हंगामा मचा था, बवाल मचा था। लोग भी डॉक्टर के पास पहुंचने लगे थे, हॉस्पिटल पहुंचने लगे कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि डॉक्टर को लिखने का अधिकार किसने दिया कि आप चर्च जाइए, वहां आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? डॉक्टर भी तो एक भगवान है। इंसान अपनी उम्मीदों और विश्वास के लिए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि हमारी बीमारी, हमारी समस्या डॉक्टर दूर कर देगा। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक जिम्मेदार डॉक्टर आरएमएम ही इस तरह से अगर पर्ची में लिखने लगे तो फिर आम जनता डॉक्टर के पास जाने के लिए 2 बार सोचेगी। ऋतु, वाकई यहाँ पे डॉक्टर अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं और अपना काम करने के बजाय ये काम थोप रहे हैं, या यूं कहें धर्मांतरण की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, जैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारों से जब इस बारे में पूछा गया उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, पर किस तरह कार्रवाई इस पर होती है ये देखना होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ से भी बात करने की कोशिश की गई है, वो जवाब नहीं देना चाहते, वो बात नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। पानी सप्लाई के दौरान बंद रहेगी बिजली। जी हां, रिसाली नगर निगम ने यह बड़ा फैसला लिया है। पानी की चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। गुरुवार से लागू होगी नई व्यवस्था। भिलाई के बाद रिसाली निगम का यह फैसला देखने को मिला है। हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कवायद है। पानी सप्लाई के दौरान बिजली बंद रहेगी। तो पानी सप्लाई के दौरान बिजली बंद रहेगी। रिसाली नगर निगम ने यह बड़ा फैसला लिया है। पानी की चोरी रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार से नई व्यवस्था लागू होगी। बता दें, भिलाई के बाद रिसाली निगम का यह फैसला देखने को मिला है। हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कवायद है। पानी सप्लाई के दौरान अब बिजली बंद रहेगी।
भिलाई के बाद रिसाली निगम ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कवायद है। पानी सप्लाई के दौरान बिजली अब बंद की जाएगी। गुरुवार से लागू होगा ये नियम। भिलाई के बाद रिसाली निगम का ये फैसला देखने को मिला है। हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कवायद जो है की जा रही है कि हर किसी को पानी मिल सके, पानी की बचत भी हो सके। तो अब ये फैसला लिया गया है कि पानी सप्लाई के दौरान बिजली बंद रहेगी। रिसाली नगर निगम ने ये बड़ा फैसला लिया है। पानी की चोरी को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें आपको, ये नई व्यवस्था जो है गुरुवार से लागू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, भिलाई के बाद अब रिसाली निगम ने बड़ा फैसला लिया है। जब जब पानी की सप्लाई होगी तब बिजली बंद रहेगी। निश्चित रूप से अब भिलाई के बाद में रिसाली नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत यही कहा गया है कि जब पानी की सप्लाई होगी तब बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में देखा गया है कि टुल्लू पंप से लोग पानी खींच लेते हैं। ऐसे में शहर के अंतिम छोर तक जहां लोग रहते हैं वहां पानी नहीं पहुंच पाता है और लोगों को भारी परेशान होना पड़ता है। लिहाजा नगर निगम को टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो भी कम होती है। तो ऐसे में कई बार लोगों को ये समझाइश दी गई कि वे टुल्लू पंप का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सभी को पानी की आवश्यकता होती है। जब गर्मी का मौसम होता है तब खास तौर पर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जुर्माना भी लगाया गया और जिसके इसमें कोई खास प्रभाव नहीं मिल रहा था। तो आज जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए रिसाली नगर निगम के कमिश्नर आशीष देवांगन ने ये निर्णय लिया है कि अब जब पानी की सप्लाई होगी तब बिजली बंद रखी जाएगी ताकि पानी को बचाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के शैलेंद्र ध्रुव को कौन नहीं जानता होगा। चुरा के मेड़ किडबरी के रहने वाले शैलेंद्र प्रोजेरिया से पीड़ित हैं। उसकी इच्छा जब कलेक्टर बनने की थी तो छत्तीसगढ़ के शैलेंद्र ध्रुव को बघेल सरकार ने एक दिन का कलेक्टर भी बनाया था। अब शैलेंद्र कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसके लिए शैलेंद्र ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि शैलेंद्र इस साल 12वीं की परीक्षा पास किए हैं। वो आगे की पढ़ाई के लिए गरियाबंद कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं कॉलेज करना चाहता हूँ आगे। मैं कुछ मदद चाहिए, मेरे आने जाने का कुछ न कुछ चाहिए मेरे अच्छे से। मैं कॉलेज करना चाहता हूँ आगे। मैं कुछ मदद चाहिए, मेरे आने जाने का कुछ न कुछ चाहिए मेरे अच्छे से। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, शैलेंद्र ध्रुव जिसकी खबर हमने पहले भी प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद जो है जब सुर्खियों में शैलेंद्र ध्रुव आए थे, उन्हें एक दिन का कलेक्टर भी बनाया गया था। अब उनकी ये मांग है कि उनकी पढ़ाई के लिए कोई इस पर ध्यान दे, सरकार ध्यान दे और मदद करे। जी ऋतु जी, देखिए शैलेंद्र ध्रुव जो पोजिरियो नामक बीमारी से ग्रसित है और बचपन से ही वो एक बुजुर्ग की तरह नजर आता है, लेकिन शैलेंद्र एक टैलेंटेड बच्चा रहा है और आज वो 12वीं उत्तीर्ण कर लिया है और 12वीं पास होने के बाद अब उसे आगे की पढ़ाई यानी 12वीं की पढ़ाई के लिए उसे प्रशासन से मदद की गुहार लगानी पड़ी है। और शैलेंद्र जो है वो काफी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और शैलेंद्र जो है परीक्षा से पहले बीमार पड़ गया था, जिसकी खबर न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था और प्रशासन हरकत में है। और प्रशासन हरकत में आने के बाद शैलेंद्र का इलाज हुआ, पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद 12वीं उत्तीर्ण हुआ। अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए शैलेंद्र खुद कैमरे के सामने आकर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जबकि शैलेंद्र जब एक दिन के लिए उद्घोषित कलेक्टर जब बने थे तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करने के लिए उन्हें बुलाया था। और अभी ऐसा है कि अब शैलेंद्र को मदद की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। जी ऋतु जी, मदद की आवश्यकता है और वो आगे आए भी हैं। मैं ये जानना चाहूंगी शेख इमरान आपसे, अभी क्या किसी ने संज्ञान लिया है इस मामले में? प्रमुखता से हम भी खबर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने लगातार खबर दिखाया है और बाकायदा प्रशासन से भी इस बारे में हमने चर्चा करने की कोशिश की है। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों का कहना है कि वो मामले के संज्ञान में ले लिए हैं और जिस तरह से भी हो इसकी मदद की जाएगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक शैलेंद्र की सुध
किसी ने नहीं लिया है और खबर दिखाए जाने के बाद हो सकता है प्रशासन हरकत में है और शैलेंद्र तक वो मदद पहुंचे। और शैलेंद्र जिस तरह से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है और कॉलेज पढ़ाई करने की मांग कर रहा है कि वो आगे की पढ़ाई अच्छे से करे, तो उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि उच्च अधिकारी उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे और शैलेंद्र की हालात को समझेंगे, उनकी मदद भी करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी को साझा करने के लिए। रेल से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ रेलवे ने जहां मेगा ब्लॉक के बाद यात्रियों की सुविधाएं देने की बात की थी, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे ने बिना तैयारी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 शुरू कर दिया है। यहां रोजाना 12 से अधिक गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही। यात्रियों के लिए तो बैठने की व्यवस्था है और न पीने के पानी का इंतजाम। यहां तक डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं लगा है। इससे कौन सी कोच कहां लगेगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। असल में हम लोगों को पहले प्लेटफॉर्म में वो जो बॉगी का वो भी पता नहीं चल पाया, तो उस कारण से हम लोग 2016 में हम लोग एकदम बैक साइड चले गए थे। फिर वापस से सबको दौड़ के और सारे पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी हुई। हाँ, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, प्लेटफॉर्म भी सही बना नहीं है और टॉयलेट भी नहीं है, शेड भी नहीं है। बहुत धूप में आदमी परेशान है, ठीक से फ़ैन भी काम नहीं कर रहे हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। चलते हैं और ऐसा है यहाँ पे सिचुएशन की चलना भी मुश्किल है और पता नहीं चल रहा है कि हमारी बॉगी किधर है, बच्चों को लेके दौड़ रहे हैं, तो इससे दुर्घटना होने की भी। मेगा ब्लॉक के बाद रायपुर स्टेशन में रेल यात्रियों को 7वें प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जा रही है, लेकिन बिना तैयारी के ही रेलवे ने 7वां प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में 12 से अधिक गाड़ियां जो है वो आ रही है, लेकिन यात्रियों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ यात्रियों के लिए न पीने के पानी और न ही बैठने की व्यवस्था है और न ही पंखे लगे हैं। इसके अलावा सुलभ के लिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर अभी तक टाइल्स नहीं लगी है। ऐसे में यात्रियों को मजबूरी में ट्रेन पकड़ने के दौरान बैग को उठाकर ले जाना पड़ रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म पर पानी के लिए 6 प्याऊ लगाना जो है वो अभी बाकी है। वर्तमान में यहाँ सिर्फ 2 स्टॉल हैं और एक स्टॉल पर सिर्फ नॉर्मल पानी मिल रहा है। यहाँ तक यहाँ डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं लगा है। ऐसे में कौन सी कोच पर कौन सी गाड़ी लगेगी, इसकी जानकारी भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में रेल से सफ़र करने वाले यात्रियों को लगातार काफ़ी असुविधाओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। गौरेला पेंड्रा बरवाही के महिला कराटे खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चंद्रा पर अश्लील बातें करने और फोटो वीडियो भेजने का आरोप लगाया। अध्यक्ष की हरकतों से तंग आकर खिलाड़ियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कलेक्टर ने महिला खिलाड़ियों से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही। इस मामले में दूसरे पक्ष का बयान भी सामने आया। जिला कराटे एसोसिएशन के सचिव ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षक पर आरोप लगाते हुए इस मामले को मनगढ़ंत और निराधार बताया है। ईश्वर में जो कराटे कोच हैं यहाँ पर अशोक कुमार वर्मा, उनके विरुद्ध आज न्यूज़ में कुछ शिकायत की खबर छपी थी, जिसके विरुद्ध जो कराटे सीखती हैं बालिकाएं, उन्होंने आके अपना जवाब दिया है कि उनके खिलाफ जो भी दुर्भावनावश आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। और साथ ही उन्होंने जो कराटे संघ हैं गौरेला के कुछ सदस्य हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अश्लील बात की जाती है या फ़ोन पे टाइम फ़ोन किया जाता है। तो ये उन्होंने मौखिक में शिकायत किया है और जो खंडन के लिए जो उन्होंने एक जवाब लिख के दिया है, तो इस पर उचित जाँच करने के बाद ही कुछ कार्रवाई। महासमुंद में 62 किसानों के साथ धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने पिथौरा कृषि मंडी क्षेत्र के एक पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पिता पुत्र ने 2021 में 62 किसानों से धान की खरीदी की थी। पिता पुत्र ने धान के करीब 56 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया था। किसान नेता तेजराम विद्रोही ने जानकारी देते हुए बताया कि धोखाधड़ी मामले में पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो पिता और उनके पुत्र के द्वारा 2021 में रबी फसल धान किसानों से खरीदा गया था, लेकिन करीब 56 लाख से ज़्यादा जो राशि है वो 62 किसानों को भुगतान नहीं हुआ था।
आज मंडी सचिव के माध्यम से जितने भी जांच प्रक्रियाएं पूरी हुई उसको लेकर के साकरा थाना में जो जसवंत साव, रोहित साव और साधुराम साव जो तीनों पिता पुत्र हैं उनके खिलाफ में धारा 420 धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़